बॉटनी से रिलेटेड पोर्शंस दिए हैं, उसका एक यूनिट, उसका एक सेक्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस सेक्शन में एक ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में दिया गया है। ये एक ओवरव्यू होगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बाकी जो उसमें और सेक्शंस दिए हुए हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आज हम चलते हैं पहले ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की तरफ कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं और उनसे आपको केमिकली क्या क्या चीजें समझनी है। स्क्रीन मेरी विजिबल होगी आपको? यस मैम। ठीक। वेजिटेबल ऑयल या जिनको फैट, वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स के बारे में बात करते हैं, इनको हम लोग फिक्स्ड ऑयल भी नाम देते हैं या एक्सप्रेस्ड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं एक्चुअली। इनके अंदर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम होता है। ये जो ऑयल्स हैं, ये जो ऑयल्स, फैटी ऑयल्स हैं, ये हमारे जो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपने दो तरह की पढ़ी होगी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑयल में पाई जाती है वो होती है पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। एंड पामिटिक एसिड इज मोर एनर्जेटिक फैटी एसिड इन ऑल फैटी ऑयल। कुछ, ये तो सैचुरेटेड की बात थी, कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। ये कुछ कॉमन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। ऑयल्स, फैट और वैक्सेस, इनका केमिकल कंपोजिशन मोर और लेस जो होता है वो सिमिलर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल जो होते हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जबकि फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, नियरली सॉलिड होते हैं या ऑर्डिनरी सॉलिड होते हैं। वैक्स आपको सॉलिड ही मिलता है हमेशा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, वो लिक्विड होते हैं, और जो ग्लिसराइड्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के, जिसमें मोर देन 1200 कार्बन एटम होता है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल आपको फैट्स के पता है, कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल, बटर ऑयल है, शिया बटर ऑयल है। तो आपने देखा होगा ना कि कोकोनट ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, जहाँ पे थोड़ा गर्म होता है ट्रॉपिकल रीजन में, और सॉलिड होता है टेम्परेट रीजन में, या जब हमारा विंटर सीजन आता है तब भी ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जो फ्रीजिंग प्रॉपर्टी होती है ऑयल की, वो डिपेंड करती है कि कितना परसेंट जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड अवेलेबल है, यानी कि कितना सैचुरेटेड फैटी एसिड उस ऑयल में प्रेजेंट है। इट इज रेसिप्रोकली जो है उसके जो टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग के उससे मिलता है। जैसे कि ऑयल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिन ऑयल में हाई अमाउंट सैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा वो क्विकली फ्रीज करते हैं एट रूम टेम्परेचर, और इसी के कारण से जो हमारा कोकोनट ऑयल है वो उसमें 92% सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। और मैंने कहा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। इसी वजह से जब विंटर सीजन आता है या टेम्परेट रीजन में हम लोग रहते हैं तो वहां पे ये कोकोनट ऑयल जो होता है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। हमारा ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यहाँ पे हाई परसेंटेज मिलता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, और इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे भी कभी फ्रीज नहीं करते हैं। मतलब जो ऑयल रूम टेम्परेचर पे आपको फ्रीज कर जाए उसमें आपको देख के पता रहना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा, और जहाँ पे जो ऑयल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो रूम टेम्परेचर पे, उसको हम लोग जो है कहेंगे कि उसके अंदर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा प्रेजेंट है। अब वैक्सेस हो गई हमारी। वैक्सेस को मैंने कहा वो हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगी, क्योंकि वैक्सेस जो है वो फैटी एसिड एस्टर्स हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स की, और ये आपको पता है कि लीव्स पर स्टेम्स से प्रोडक्टिव कवरिंग बनाती हैं, इसीलिए इनका सॉलिडिफाई रहना आवश्यक है। क्योंकि यदि ये मान लीजिए टेम्परेचर हाई हो जाए और लिक्विड हो जाए तो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगी, तो
उस केस उसके लिए ये हमेशा सॉल्टिफाई रहती हैं, और सॉल्टिफाई रहने का कारण ये है कि वहां पे जो है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के फैटी एसिड एस्टर्स पाए जाते हैं वैक्स को बनाने में। तो यदि कोई कहे आपसे कि वेजिटेबल ऑयल के जो है हमारे वेजिटेबल ऑयल और इसेंशियल ऑयल दो नाम आते हैं, वेजिटेबल ऑयल और इसेंशियल ऑयल में अंतर क्या है? ऑयल तो दोनों है, अंतर क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग। इसको मैं बंद करूं तो आपको एक यहाँ पे आते हैं। ये देखिए वेजिटेबल ऑयल और एसेंशियल ऑयल में फर्क क्या है। वेजिटेबल ऑयल कभी भी वोलाटिलाइज नहीं होते, मतलब आप रख देंगे तो उड़ नहीं जाते हैं ना, जबकि एसेंशियल ऑयल, आप एसेंशियल ऑयल कोई घर में यूज करते हो, आपने देखा होगा परफ्यूम यूज करते हैं ना, परफ्यूम एसेंशियल ऑयल होते हैं, दे वोलाटिलाइज एट रूम टेम्परेचर। वेजिटेबल ऑयल को हम लोग डिस्टिलेशन के जरिए कभी भी निकाल नहीं सकते हैं बिना उनका डिकम्पोजिशन किए हुए। लेकिन यदि हमको सपोज करिए तुलसी से एसेंशियल ऑयल निकालना है या फिर मेंथा से निकालना है, तो उसको हम लोग डिस्टिलेशन यूनिट डालते हैं। एक आती है सॉक्सलेट ऑपरेटस होता है, जहाँ पे डिस्टिल किया जाता है, उसको डिस्टिलेशन के जरिए हम जो है प्लांट पार्ट इंटैक्ट रहेगा और उससे हम एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट करते हैं। ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं इनको आप कहीं लगा के छोड़ दीजिए, उसका स्टेन पड़ जाएगा ना, ग्रीजी स्टेन। लेकिन इसेंशियल ऑयल में किसी भी तरह का स्टेन नहीं पड़ता। हम लोग कपड़े पे परफ्यूम इस्तेमाल करके निकल जाते हैं और कोई कपड़े पे दाग नहीं पड़ता है। वेजिटेबल ऑयल का यूज हम लोग करते हैं सोप बनाने के लिए विद द एल्कली के साथ में, जबकि हमारा जो इसेंशियल ऑयल है उसको हम लोग एल्कली बनाने के लिए यूज सोप बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर सोप पे यदि आप कोई फ्रेग्रेंस डालना चाह रहे हैं तो उस फ्रेग्रेंस के लिए हम लोग इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है जहाँ पे 1 डे वर्कशॉप होनी है और आपको सोप बनाना सीखना है, हर्बल सोप किस तरीके से बनेंगे। वेजिटेबल ऑयल में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं होता, जबकि परफ्यूम्स में होते हैं, इसेंशियल ऑयल में होते हैं ना। और लिखा है बिकम रेंसिड आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर, और यहाँ पे लिखा है एब्सेंट। ठीक है, खराब वेजिटेबल ऑयल को लॉन्ग एक्सपोजर तो छोड़ दीजिए, खराब हो जाएंगे, जबकि यहाँ तो छोड़ देंगे तो आप उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो वेजिटेबल ऑयल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोडीन नंबर। ठीक है, पहले आपको आयोडीन नंबर क्या होता है ये दिखाते हैं। ये देखिए आयोडीन नंबर, number of grams of iodine or iodine compound absorbed by 100 gram of fat is called iodine number ना। यानी कि 100 ग्राम फैट कितना आयोडीन एब्जॉर्ब करता है, इट इज द आयोडीन नंबर। और उसी के बेसिस पे भी हम लोग ऑयल्स को क्लासिफाई करेंगे। आयोडीन नंबर फैट का क्या दर्शाता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस ऑयल के ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी के ऊपर, जिससे वो एक ड्यूरेबल फिल्म बनाता है उस ऑयल के सरफेस पर। ठीक है, यानी जिसका आयोडीन नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और एक फिल्म बना लेगा सरफेस के ऊपर। तो इस आयोडीन नंबर के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं ऑयल्स को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में। पहला होता है नॉन ड्राइंग ऑयल, दूसरा है नॉन ड्राइंग, फिर हमारा दूसरा ऑयल आप पढ़ेंगे ड्राइंग ऑयल, और तीसरा बीच में एक छूट गया सेमी ड्राइंग ऑयल। तो नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं ना, नॉन ड्राइंग मतलब से लगा सूखेगा कभी नहीं, यानी दे रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड डू नॉट फॉर्म इलास्टिक फिल्म ऑन लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, ये सराउंडिंग ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए जो है हमेशा लिक्विड रहते हैं। ये मोस्टली जो है ग्लिसराइड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, और इनका आयोडीन नंबर लेस देन 100 होता है। अभी आपने ये पढ़ा जितना ज्यादा आयोडीन नंबर होगा उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिल्म बनाएगा। इनका आयोडीन नंबर 100 से कम है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं और
जो है किसी भी तरह का जो है फिल्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये जो कि कभी भी ऑक्सीडेशन में जाते ही नहीं हैं, इस तरह की फिल्म बनाते ही नहीं, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग पेंट या वार्निश बनाने के लिए नहीं करते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर सोप बनाना है, लुब्रिकेंट्स बनाना है, या हमारी जो फूड इंडस्ट्री हम लोग जो घर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें कर लेते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग। ठीक है, अब आते हैं दूसरा है हमारा, देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कौन कौन से ऑयल्स हैं, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल। फिर दूसरा आता है आपका सेमी ड्राइंग ऑयल। ये सेमी ड्राइंग नाम से है कि ड्राइंग और नॉन ड्राइंग के बीच का है। नॉन ड्राइंग का हमारा था कि कभी जो है उसके सॉलिड फॉर्म में आएगा नहीं, जबकि ड्राइंग हमारा भी देखेंगे आप किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेगा और एक फिल्म बना लेगा। जबकि सेमी ड्राइंग इन दोनों के बीच का है। इसमें लार्ज अमाउंट होता है लिनोलिक एसिड का एंड सैचुरेटेड एसिड्स, बट लिनोलेनिक, अच्छा अंतर समझिएगा दोनों फैटी एसिड का, एक है लिनोलिक और दूसरा है लिनोलेनिक एसिड। तो लिनोलेनिक एसिड यहाँ एब्सेंट है, सिर्फ लिनोलिक एसिड पाया जाता है। और सेमी ड्राइंग ऑयल जो होता है एब्जॉर्ब कर सकता है ऑक्सीजन को, लेकिन एट ए स्लोली स्पीड, और इसका जो आयोडीन नंबर है वो 100 to 130 है। इसके एग्जाम्पल है कॉटन सीड ऑयल है, सीसेम ऑयल है, सनफ्लावर है, कॉर्न ऑयल है। ठीक है, अब आते हैं आपका है यहाँ पर तीसरा ड्राइंग ऑयल ना, ये रिच इन ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, particularly linoleic और लिनोलेनिक एसिड्स। ठीक है, they quickly absorb oxygen on exposure to the air और रेजिस्टेंट इलास्टिक फिल्म बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण इनको हम लोग सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब पेंट और वार्निश इंडस्ट्री आती है वहां पर, और इनका आयोडीन नंबर हमेशा 130 से ज्यादा होगा। जैसे लिंसीड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ठीक है, सेफ्लॉवर ऑयल, हेम्पसीड ऑयल, बहुत सारे ऑयल हैं। तो हम लोगों ने इनको डिवाइड कर लिया आयोडीन नंबर के अकॉर्डिंग, जो है 3 तरह के ये ऑयल में। आप जब एग्जाम में आता है प्लांट्स के बारे में लिखते हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में आता है, आप एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे कहीं पे भी आपको ये डिस्क्राइब नहीं करते हैं किस तरीके का ऑयल है, कितना आयोडीन कंटेंट पाया जा रहा है। इनको लिखने से आपका आंसर यूनिक होता है। तो आप जिस भी प्लांट या जिसके बारे में, जिस ऑयल के बारे में लिख रहे हैं, उस ऑयल का आप स्पेसिफाई करते हुए लिखिए। यदि आपको एक नोट्स आता है कि आप नोट्स लिखिए ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के ऊपर, तो आप पहले ही 3 कैटेगरी में अपने प्लांट्स को डिवाइड कर लीजिए कि आप यदि नॉन ड्राइंग लेके चल रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए, सेमी ड्राइंग है तो एक, और ड्राइंग है तो एक। तीनों को इस तरीके से लीजिए, रेदर देन कि सिर्फ प्लांट्स का नाम लिखते जाएं और उनके बारे में लिखते जाएं कि ये ऑयल प्राप्त होता है, ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि ये ऑयल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ये आपको पता है, आपने प्लांट सेल देखा है, वहां छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हम लोग बनाते हैं, तो ये हमेशा जो होते हैं इनसॉल्युबल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्लांट सेल में अवेलेबल होते हैं, जनरली सीड्स में, कॉटलेडन्स में, एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग कैस्टर की सीड रखते हैं तो पूछते हैं कि इसका आरक्यू वैल्यू क्या होगा, ताकि बच्चा आसानी से समझ जाए कि कैस्टर सीड को दबाते ही ऑयल जैसी चीज निकलने लगती है, यानी इसके अंदर में फैट होगा, इसका स्टोर्ड मटेरियल, और इसकी वजह से वो फैट का आरक्यू वैल्यू वहां पर लिखता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सीरियल्स में जो है फैट एम्ब्रियोज में होते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल में, पाम ऑयल में, पेरिकार्प में, फ्रूट के पेरिकार्प में जो है स्टोर होता है ऑयल। तो ऑयल की लोकेशन जो स्टोरेज की है वो भी अलग अलग है। अब इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स का। वेजिटेबल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग 2 तरीका अपनाते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल प्रेशर और दूसरा होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, मैकेनिकल प्रेशर आप समझ रहे हैं कि मैकेनिकली जो है उसको, जो सीड है उसको हम लोग स्क्वीज आउट कर लें, तो जो है वहां से ऑयल बाहर निकल जाएगा। इसके लिए प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रू प्रेसिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रेसिंग जिसके अंदर में हम लोग, कोई मशीन हो जिसके अंदर में उसको हम सीड को पास करें और प्रेशर क्रिएट करें, जिसकी वजह से जो ऑयल होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो मास होगा वो अलग हो जाएगा। लेकिन यदि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में जाते हैं तो यहाँ पर ऑयल की रिकवरी तो होती है लेकिन कम होती है। जैसे कि मैं आपको इसेंशियल ऑयल की बात कर रही थी कि हम लोग एक सॉक्सलेट अपरेटस होता है जिसके अंदर में हम लोग
सीड्स को रख देते हैं, या जो भी प्लांट पार्ट जिससे हमको उसको लेना है, आइसोलेट करना है, उसको रख देते हैं। उससे स्टीम आती है, स्टीम के जरिए वो कुछ सॉल्वेंट डिजोल्व करते हैं पहले, उसको डिजोल्व करने के बाद स्टीम के जरिए उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो पूरा ऑयल होगा उस पूरे ऑयल का एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता, यानी कि रिकवरी जो होती है, ऑयल रिकवरी, वो हमारी जो मैकेनिकल तरीका है उससे कम होती है। जो कुछ सॉल्वेंट जिनको हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए, वो है बेंजीन है, गैसोलीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, पेट्रोलियम ईथर, जनरली पेट्रोलियम ईथर को हम लोग यूज कर लेते हैं, फ्लोरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। यहाँ लिखा है कि जनरली जो है हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को कॉमनली यूज किया जाता है रेजिडुअल ऑयल केक्स बनाने के लिए। और ये देखिए एक तरीका है कि द फैटी ऑयल्स एज फ्री फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के जरिए हम उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे ऑयल कंटेनिंग टिश्यू या बॉडी है जिसका हमने मैकेनिकल प्रेशर लगाया तो ऑयल बाहर निकल गया। ऑयल केक जो मास जिसके अंदर भी रहा होगा उसमें से ऑयल को अलग करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को निकाला, फिर डिस्टिलेशन कर दिया तो ऑयल अलग हो गया और सॉल्वेंट अलग हो गया। ठीक है। क्रूड ऑयल हमको मिलता है, उसके अंतर्गत जो है बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि वाटर की है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ डर्ट की होगी, कुछ सेलर मटेरियल्स भी होते हैं। इन सबको अलग करना है। इन सबको अलग करने के लिए हम लोग को एक प्रोसेस होता है जहाँ पे रिफाइनिंग की जाती है ना। रिफाइनिंग में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं जिससे कि फैटी एसिड्स को रिमूव किया सके, ब्लीचिंग कर देते हैं जिससे कलर चेंज हो सके, यदि कलर खराब है तो कलर सही हो जाए, डीऑड्राइजेशन कर सकते हैं जिससे कि हम लोग उसका ऑर्डर भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑयल हमारे पास आता है उसी को हम लोग रिफाइंड ऑयल के नाम से जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल ले आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ, अच्छा सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो ऑयल में प्रेजेंट हैं वो प्रोडक्ट्स खराब ही हो ऐसा नहीं होता। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऑयल के लिए हाईली डिजायरेबल होते हैं। जैसे आप लिखा स्टेरॉल्स आर इनर्ट, टोकोफेरॉल्स प्रोटेक्ट द ऑयल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, और सच सब्सटेंस जो होते हैं इंक्रीज करते हैं उस ऑयल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को। तो जो ऑयल के साथ रह करके ऑयल के जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करते हैं उनको हम लोग सिनर्जिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे सिसेमॉल है, ये प्रेजेंट होता है सिसेम ऑयल में, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसे ही गॉसिपॉल है क्योंकि क्रूड कॉटन सीड में प्रेजेंट होता है और ये भी एक ऑक्सीडेंट का ही काम करता है। इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं ना। कमर्शियली जो है 12 स्पीसीज जो हैं वो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से 90% 12 स्पीसीज कमर्शियली इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से देखिए सोयाबीन ऑयल हो गया, ग्राउंडनट, कोकोनट, लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन से 12 ऑयल हैं। इंडिया में हम चलते हैं, बात करते हैं इंडिया में प्रिंसिपल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स कौन कौन से हैं। ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सिसम, लिंसीड एंड कैस्टर। ठीक है। और इंपॉर्टेंट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, एमपी एंड महाराष्ट्र। ये जो हमारे 3 नाम हमने लिखे हैं, महुआ, नीम और प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, ये जो ऑयल है ट्रीज से, ये वाइल्डली ग्रोथ करने वाले ट्रीज हैं हमारे इंडिया में जिनसे हम लोग ऑयल प्राप्त करने का काम करते हैं। इनको हम लोग कल्टिवेटेड एरियाज के अंदर नहीं ले आते। नीम देखा होगा आपने, जनरली गांव में नीम तो हर कहीं लगे होते हैं, गांव में तो बहुत ज्यादा होते हैं और नीम ऑयल वो बहुत निकालते हैं और नीम ऑयल की मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपको पता है इसके बारे में। महुआ को देखिए, महुआ से लोग, महुआ के जब वो फ्रूट्स गिरते हैं उनको कलेक्ट करके ले आते हैं और उनसे जो है उससे निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। उस ऑयल को वो लोग एज ए रिफाइंड ऑयल के फॉर्म में यूज करते हैं। यूटिलाइजेशन वेजिटेबल ऑयल और फैट्स के बहुत सारे हैं। इसको स्किप करके मैं आना चाहती हूँ यहाँ पे आपके साथ एक एग्जाम्पल लेके चलना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे जब प्लांट्स के साथ आते हैं तो। ठीक है। जैसे हमने लिखा आर्कीज हाइपोजिया, ग्राउंडनट का बॉटनिकल नेम, आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में भी लिखना है इसको। ठीक है। उसके लोकल नाम क्या क्या है? बॉटनिकल नेम हो गए, लोकल नट नेम जो है ग्राउंड नट, पीनट, मंकी नट कहते हैं। ठीक है।
इसकी सीड जो होती है रिच होती है प्रोटीन से और नेटिव है ब्राजील का। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। अदर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में लिखा हुआ है कौन कौन सी हैं। इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी। ग्राउंडनट सीड में क्या होता है? 26% प्रोटीन, 45% ऑयल और हाई कैलोरिक वैल्यू होती है। ठीक है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। पहले वनस्पति घी आती थी, वहां पे इस्तेमाल करते इसको। एंड ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, लुब्रिकेंट एंड इल्यूमिनेशन, जो इल्यूमिनेट करते हैं, हम जलाते हैं दिया, उसके लिए भी। पीनट से जो प्रोटीन सिंथेसाइज करके हम लोग एक टेक्सटाइल फाइबर बनाते हैं, उसका नाम है अर्डिब। ये अभी इस पर काम चल रहा है। नेशनल रिसर्च सेंटर ग्राउंडनट के लिए जूनागढ़ में है। अपने उसके लिए याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। कोकोनट ऑयल का एग्जांपल लिया गया है, कॉकस न्यूसीफेरा फैमिली। ग्राउंडनट की भी फैमिली लिख लीजिएगा। कोकोनट ऑयल को आपको पता है किससे निकालते हैं? ड्राइड एंडोस्पर्म से निकालते हैं। फिलीपींस जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है वो कन्फाइंड होता है कोस्टल रीजन की तरफ। अब ये नहीं कि लिखने लगे बैठे तो सब जगह गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश लिख के खाली हो गए ना। कोकोनट प्रोड्यूस कहाँ होता है इसका भी ध्यान रखेंगे, तब आप रीजन सही लिख पाएंगे। प्रोसेसिंग कैसे करते हैं इसकी ऑयल की? हार्वेस्टिंग कर लिया मैच्योर फ्रूट्स को, डीहस्किंग, हस्क को बाहर निकालने को डिसहस्क कहेंगे, एंडोस्पर्म मिल जाएगा। उस एंडोस्पर्म को ड्राई करना है सन में या आर्टिफिशियली लैब में। फिर ड्राइड एंडोस्पर्म को कोपरा के नाम से जानते हैं, जिसमें 60 to 70% जो है ऑयल होता है। और इसमें जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है लाउरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। देख पा रहे हैं कितने सारे इसके अंदर में एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। कोकोनट ऑयल लिखा है व्हाइट होता है या येलोइश सॉलिड फैट होता है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप देखते हैं, जनरल टेम्परेचर पे इसका कलर यही होता है। और एट हाई टेम्परेचर इट इज कलरलेस और ब्राउनिश येलो। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं एडिबल इंडस्ट्रियल ऑयल के फॉर्म में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ लाउरिक एंड माइस्टिक एसिड, इसकी सेपोनिफिकेशन वैल्यू ज्यादा होती है। अभी आपको जो सोप हम लोग लैब में बनवाएंगे ना, हम कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। The soap manufactured from coconut oil is lather freely in hard and soft in water. हमारा सोप ऐसा ही तो होता है ना, जो बाहर से आप ले आते हैं, हार्ड और पानी में डालने पर सॉफ्ट। कोकोनट ऑयल का हम लोग इस्तेमाल करके अपने हर्बल ऑयल का प्रिपरेशन करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जिन जिन ऑयल्स को लिया है वो ऑयल कहाँ से मिलते हैं, उनकी फैमिली क्या है, उनका बॉटनिकल नेम क्या है, which one is the largest producer in the world and in India from where they can be obtained, इनका जिक्र किया हुआ है। तो आप भी जब आंसर लिखेंगे तो आप इनका जिक्र करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऑयल्स के बारे में लिखा हुआ है, सब में सबकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ से मिलते हैं, कौन सा पार्ट यूज होता है, ये भी आपको लिखना है। मेरा इस को पढ़ाने का पर्पस यही था कि आपको ये बता सकूं कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना होता है। अब आप जब अपने आंसर्स को लिखने जाएंगे